नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक सबके लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जो नए लेखपाल बंधु हैं, जो सेलेक्टेड हुए हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो का पर्पज़ है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। लोग कई गलतियाँ कर रहे हैं, उन गलतियों को बताना और चीज़ों की सही जानकारी देना। कुल मिलाकर इसका पर्पज़ आपको जानकारी देना है। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज़मीन की पक्की नाप। ज़मीन की पक्की नाप, जिसे हम ज़मीन की पक्की पैमाइश के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये ज़मीन की पक्की नाप और पक्की पैमाइश होती क्या है, हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो पड़ोसी हैं आपस में। दो पड़ोसी हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है मनोहर। क्या? एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है मनोहर। और राम ने क्या किया, ये दोनों का खेत है। मान लीजिए इसके खेत का नंबर है 68, गाड़ा संख्या 68, और इसके खेत का नंबर है 69। अब मनोहर गया मुंबई घूमने। मनोहर कहाँ चला गया? मुंबई घूमने चला गया। राम को मिला मौका फ़ायदा। राम ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर क्या किया, ये जो खेत की सीमांकन बाउंड्री थी, जिसको हम मेड़ के नाम से जानते हैं, इसने क्या किया, इस मेड़ को ही फरसा लिया, ट्रैक्टर लिया। जय श्री राम, समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे नहीं कुछ तो कम से कम 1-2 बिस्सा उसका रकबा कम हो गया। अब मनोहर लौटा मुंबई से लौटते ही मनोहर गया खेत पे। तो गांव वालों ने उसको बता दिया, अरे यार मनोहर भैया, तुम तो गए थे बम्बई, राम तुम्हारा खेत जो है बगल में काट के पूरा अपने खेत में मिला लिया। अब मनोहर को हो गई टेंशन। अब राम के घर पे हैं कम से कम 30-35 लोग। कितने? 30 से 35 लोग हैं। अब मनोहर के घर पे हैं 2 से 3 लोग। तो मनोहर इनसे लड़ाई तो करेगा नहीं, सही भी नहीं है लड़ाई करना, कानूनन सही नहीं है। अब मनोहर को चाहिए अपना वापस पूरा ही खेत, कि ये खेत जहाँ पे था यहीं पे उसको अपना खेत चाहिए, पर अब ये यहाँ से आ गए हैं यहाँ पे। अब इसको करने के लिए करना क्या पड़ेगा? ऐसे चीज़ के लिए अब मनोहर को जाना पड़ेगा ज़मीन की पक्की नाप के लिए। अब मनोहर जब ज़मीन की पक्की नाप के लिए जाएगा तो उसको कई प्रक्रियाएं देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसके पास ज्ञान है, उसके पास नॉलेज है, तो फिर मनोहर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मनोहर की जगह कल को आप भी हो सकते हैं। आपके हो रहा होगा अगल बगल में। मैंने अभी बताया कि कई लोग किसान हैं, कई काश्तकार हैं, कई सेलेक्टेड हैं। सबके अगल बगल में कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिल रही होगी। आपके परिवार में मिल रही होगी, आपके रिलेटिव्स के यहाँ मिली है। तो इसकी जानकारी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है और सही तरीके से इसको काम करने की ज़रूरत है। आज के ज़माने में ऐसा है कि 90% लोग धारा 24 पक्की नाप के लिए तो जाते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाते, उनका आवेदन निरस्त हो जाता है और कई प्रकार की समस्या हो जाती हैं। फिर ये स्थिति बनी की बनी रह जाती है। कल को डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और कई प्रकार के विवाद उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाएं। तो आज हम इन्हीं प्रक्रियाओं में जानने का प्रयास करेंगे, क्या है इसके नियम, क्या है तरीके और कैसे आवेदन करना चाहिए। तो अभी तक आप लोगों ने देखा मनोहर की खेत को तोड़ लिया गया था। तो मनोहर अपने खेत की जो गाड़ा संख्या 69 है, ये काल्पनिक है, कोई फिक्स नहीं है, हमने अपने मन से बनाया है। गाड़ा संख्या 69 के सीमांकन के लिए अब ये कहाँ जाएगा? इसको जाना पड़ेगा श्रीमान एसडीएम साहब के कोर्ट में। कहाँ? एसडीएम सर के कोर्ट में, जो कि अधिकतर तहसीलों में स्थित होती है। कई जगहों पे ये आपको मुख्यालयों पे भी मिलेगी, पर 95% चांसेस हैं कि आपको तहसील में मिल जाएगी, एसडीएम कोर्ट्स। तो श्रीमान उप जिलाधिकारी न्यायालय, जिसको हम बोलते हैं श्रीमान उप जिलाधिकारी न्यायालय, क्या बोलते हैं? श्रीमान उप जिलाधिकारी न्यायालय। यहाँ पे इसको जाना पड़ेगा, श्रीमान उप जिलाधिकारी न्यायालय में जाना पड़ेगा और श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय से आवेदन करना पड़ेगा कि सर, मेरी खेत का जो सीमांकन है उसको तोड़ दिया गया है, या मेरे खेत की मेड़ को तोड़ दिया गया है और मेरा रकबा जो है उससे प्रभावित हो गया है और मुझे अपना खेत वापस पुनः चाहिए। अब एसडीएम सर क्या करेंगे? क्या इसमें वो, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, ओके हैं, तो वो उसको आरआई सर को फॉरवर्ड करेंगे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर महोदय को, जो कि आपके तहसील में राजस्व निरीक्षक या कानूनगो जिन्हें कहते हैं। वो फिर जाकर आपकी ज़मीन की पक्की पैमाइश से सीमांकन करेंगे। लेकिन इन प्रक्रियाओं में आपको सबसे पहले करना पड़ता है आवेदन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आवेदन।
और आवेदन के लिए ज़रूरी होंगे दस्तावेज। क्या ज़रूरी होंगे? दस्तावेज। अब आपको ये देखना है कि ये दस्तावेज आपको मिलेंगे कहाँ से। आपको ये दस्तावेज चाहिए, बिना इन दस्तावेजों के आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ज़मीन की पक्की नाप, दस्तावेज। दस्तावेज के पहले आप ये जान लीजिए पक्की नाप का प्राविधान कहाँ से आता है। तो आवेदन करने के पहले मैंने बोला कि उसको पक्की पैमाइश के लिए आ जाना पड़ेगा एसडीएम सर के कोड में। पर एसडीएम सर के कोड में जाने के पहले उसको दस्तावेजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? उसको 3 प्रकार के दस्तावेज चाहिए मुख्यतः, जो कि रिक्वायरमेंट ही है। दस्तावेज नंबर 1, उसको चाहिए खसरा, जिस घाटे का सीमांकन होना है उसका। दूसरा नंबर उसे चाहिए खतौनी, और तीसरा नंबर चाहिए उसको नक्शा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर ये मिलेगा कहाँ पे? मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ईजी है। अगर आप दिमाग का प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, अन्यथा आपको वकील महोदय की शरण लेनी पड़ेगी। पर होता क्या है कि कभी कभी लोग शरण ले लेते हैं वकील महोदय की, और वकील महोदय के पास भी काफ़ी कार्य होते हैं, अधिकता होती है, तो वो हर काश्तकार को उतना समय नहीं दे पाते। तो ज़रूरी ये है कि मैं तो ये कहूँगा खुद से बनवा लो भाई, अगर खुद से थोड़ी मेहनत कर लो मिल जाएगा। ये 2 चीज़ आपको एक दिन में मिल जाएंगे, खसरा और खतौनी। देखिए उत्तर प्रदेश में प्रत्येक शनिवार और तीसरे शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन होता है, और बीच बीच में उनके मीटिंग के डेट होते हैं। तो आप पता कर लो या तो किस दिन पे मीटिंग है, या तहसील दिवस किस शनिवार को लग रहा है। पहले शनिवार को तहसील में आपका काम हो जाएगा, और अगर दूसरा शनिवार है तो वो संबंधित थाने पर आपको लेखपाल साहब मिल जाएंगे। तो अगर आपको पहला शनिवार है तब तो आप तहसील चले जाओ, तहसील जाकर आप खसरा बनवा लो लेखपाल साहब से, और खतौनी 15 रुपये की फ़ीस होती है, उसको जमा कर आप खतौनी, दोनों खसरा खतौनी एक ही दिन में तहसील में 1 घंटे के अंदर आप प्राप्त कर लेंगे। और अगर दूसरा या चौथा शनिवार है तो फिर आप चले जाइए यहाँ से चले जाइए आप समाधान दिवस, यानी कि थाने पर। वहाँ पर आपको लेखपाल साहब खसरा बना के दे देंगे, लेकिन खतौनी आपको तहसील से ही मिलेगी, जिसकी शुल्क 15 रुपये होती है। ठीक है, अब आती है बात नक्शे की। तो नक्शे के लिए आपको जाना पड़ेगा कलेक्ट्रेट ऑफिस, यानी डीएम सर जो होते हैं उनके ऑफिस जाइए। वहाँ पे आप पूछ लीजिए अभिलेखागार कहाँ पे है, अभिलेखागार। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आप नक्शे के लिए आवेदन कर देंगे। तो ये नक्शा आपको एक बढ़िया नक्शा मिलता है जो मोम पेपर पे बना होता है, मोमी पेपर पे जिसको हम लोग बोलते हैं। ये आपको 5 से 7 दिन के अंदर बनकर मिल जाएगा। 5 से 7 दिन के अंदर ये नक्शा आपको बनकर तैयार हो जाएगा और मिल जाएगा। तो इस तरह से ये 3 मुख्य दस्तावेज होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत पक्की पैमाइश के दौरान पड़ेगी। दस्तावेज आपके तैयार हो गए। दस्तावेज तैयार होने के बाद मैं बताता हूँ इसके लिए प्रोविज़न क्या किया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, मतलब ये एक प्रकार की कानून की है, लॉ है। राजस्व संहिता की धारा 24, इसमें कई उपधाराएँ भी होती हैं, उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3। ठीक है, तो धारा 24 के तहत पक्की नाप का प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश की धारा 24 के तहत पक्की नाप का प्राविधान किया गया है। अब धारा 24 के तहत आपने उपजिलाधिकारी महोदय को आवेदन दे दिया अपने दस्तावेजों के साथ, वो उन आवेदनों को चेक कर आपके आरआई सर को भेज देंगे। आरआई सर सबसे पहले क्या करेंगे, आरआई मतलब होते हैं आपके कानूनगो महोदय। कानूनगो महोदय सबसे पहले अगल बगल के जो भी खेत होती है उन खेत को देखेंगे, और उनके सभी काश्तकारों को, जैसे आपका खेत नंबर 69 था तो इसके इस साइड वाला खेत मान लीजिए 112 नंबर है, इधर का मान लीजिए 156 है, इधर का मान लीजिए 38 नंबर है, इधर का मान लीजिए 50 नंबर है, और नहीं सॉरी इधर मान लीजिए आपका 68 नंबर है। तो ये सभी काश्तकारों को नोटिस तामीला करा देंगे, सभी को करा देंगे या 2-3 पक्षों को करा देंगे। वो लोग आपस में जान जाएंगे कि कानूनगो साहब इस दिन आने वाले हैं। फिर एक डेट निर्धारित करेंगे, उस डेट को राजस्व टीम, जिसमें 1-2 कानूनगो महोदय व 2-3 लेखपाल महोदय साथ में जाएंगे और आपकी ज़मीन का सीमांकन करेंगे। मौके पर सभी काश्तकारों को रहने के लिए अवगत करा दिया जाता है। इसमें नियम तो ये भी है कि जो हमारी भू प्रबंधक समिति होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं ग्राम प्रधान जी, उनको भी अवगत कराना जरूरी होता है ताकि वो भी मौके पर बने रहें। इन सभी पक्षकारों को एक नोटिस दी जाएगी, नोटिस रिसीव करा जाएगी, और एक डेट निर्धारित होगी, उस डेट को जाकर मौके पर सीमांकन कर दिया जाएगा। अब इसका सीमांकन हो गया,
सीमांकन होने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें अगल बगल के जो काश्तकार हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा रकबा कम कर दिया गया, तो इनको भी मौका दिया जाता है। अगर मान लीजिए सीमांकन हुआ, सीमांकन के दौरान जो 68 नंबर जो राम ने मनोहर के खेत में ये डांड काट के घुस गए, पर जब सही सीमांकन होगा तो पता चल जाएगा ये होंगे, तो फिर ये बताया जाएगा कि जो आपने यहाँ तक किया था, ये आपने जो यहाँ तक किया था आपका खेत यहीं तक था। अब राम इस पर आपत्ति दाखिल करेगा। राम कैसे मान लेगा, भाई उसने तो तोड़ा है, तो मानेगा नहीं। तो मानेगा नहीं तो फिर कानून को साहब इसकी एक नक्शा बनाएंगे, नक्शा जिसको हम बोलते हैं नजरी नक्शा। क्या बोलते हैं? नजरी नक्शा। नजरी नक्शा की खासियत क्या होती है कि इस ज़मीन की पैमाइश कैसे की गई, किन किन बिंदुओं से, किन किन सीहद्दे से इस पॉइंट्स को लिया गया, अब किस किस पॉइंट से इसको नापा गया है। मान लीजिए ये एक सीहद्दा हो गया, यहाँ से इसकी दूरी ली गई होगी, कोई एक सीहद्दा आपका यहाँ पे होगा, इससे इसकी दूरी ली गई होगी, इनको मिलाया जाएगा। इस तरह से नजरी नक्शा बनाया जाता है। बाद में हम लोग इसको जानेंगे, वो आप लोग न भी जाने तो भी ठीक है। तो नजरी नक्शा बनकर एसडीएम सर को रिपोर्ट जाएगी, उनके कोर्ट को, श्रीमान न्यायालय को। फिर वहाँ पे जिसको आपत्ति, इनको आपत्ति लेना है तो ये वहाँ पे जाएंगे, अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे। कानून को महोदय उसको बताएंगे कि सर इनका रकबा इतना था, इसके सीमांकन से ये प्रभावित हुए, लेकिन ये पूर्णतः प्रभावित नहीं हुए क्योंकि इन्होंने ज़्यादा रकबे पे कब्जा कर रखा था। तो वो इस चीज़ें होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे आवेदन होता है, कैसे कैसे होता है। बहुत आसान लगा प्रक्रियाएँ और लगा कि चुटकी में हो जाएगा, नहीं, गलतियाँ हो रही हैं। जो हमारा आज का मेन टॉपिक था, काश्तकार जो हैं, काश्तकार मतलब जिनकी खेत है, वो कहाँ कर रहे हैं गलती, धारा 24 में किस जगह गलती की जा रही है, आज हम इस पे बात करेंगे। धारा 24 में गलतियाँ हो कहाँ रही हैं। देखिए, ये एक खेत था, मान लीजिए इस खेत में हुआ क्या, इस खेत में मान लीजिए 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 किसान हैं इस खेत में। अगर इन 6 में आपसी सहमति है और धारा 24 करती क्या है, पहले ये समझिए। धारा 24 ये जो इसकी बाहरी मेड़ है, ये केवल इसी को नापती है। ये क्या करेगी, केवल इसको नापेगी। अब पता चला ये खेत ए का था, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है, ये ई का है और ये एफ का है। अब मैं मान लीजिए इधर सड़क है, मान लीजिए रोशन ने क्या किया, खेत डी का बैनामा करा लिया। ये 6 भाई थे, रोशन ने क्या किया, इनसे डी से बैनामा करा लिया, मतलब खेत को खरीद लिया। और रोशन ने बैनामा जब कराया तो रोशन ने जो चौहद्दी दी, मतलब कि मैंने खेत लिखवाया, तो उसने खेत को ऐसे दिखा दिया कि सर मैंने खेत ऐसे लिखवाया, मैंने पूरी ज़मीन रोड पे लिखवा ली। फिलहाल उस प्रक्रियाओं में भी नोटिस जाती है, कई चीज़ें होती हैं। पर मान लीजिए रोशन ने, चलिए मान लीजिए ऐसे लिखा या ऐसे लिखा लिया, कैसे भी, मान लीजिए ऐसे ही लिखवा दिया। अब रोशन का तो तालमेल है नहीं इन लोगों से, रोशन एक बाहरी व्यक्ति है। अब रोशन क्या करेगा, रोशन चला जाता है तुरंत धारा 24 में। क्या पता चला ये 6 भाई हैं, इन 6 भाइयों में किसी की बैठ नहीं रही है, तो मान लीजिए बी है, इसने क्या किया, धारा 24 के लिए आवेदन कर दिया कि सर मेरी ज़मीन मुझे मिल नहीं रही है, मैं धारा 24 में इसकी पक्की नाप कराऊंगा, पक्की नाप कराकर मैं अपनी ज़मीन प्राप्त कर लूँगा। अभी मैंने आपको बताया धारा 24 करती क्या है, वो केवल इसकी बाहरी मेड़ को नापेगी। इसके अंदर 5 लोग हैं, 6 लोग हो, आपने बैनामा कराया है नहीं कराया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब भी कानून को महोदय आएंगे वो इसकी आउटर बाउंड्री को नापेंगे। तो अगर आप, क्या हो रहा है, किसान यहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं, काश्तकार, और तुरंत धारा 24 में जा रहे हैं, ज़मीन बैनामा कराया, धारा 24 कराई, तुरंत ले लिया। 6 भाई हैं, इसमें से किसी का विवाद हुआ, किसी की आपस में नहीं बैठ रही है, धारा 24 कराएंगे और तुरंत चलकर हम क्या करेंगे, मौके पर कब्जा ले लेंगे, पक्की पैमाइश करा देंगे। तो आज के ज़माने में जो मैं बता रहा हूँ 65 to 80% डिफरेंट ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल,
जिले लेवल पर अलग अलग हैं, पर 65 से 80% केसेस में यही आ रही है। कोई बैनामा करा रहा है, वो पक्की पैमाइश करा ले रहा है, किसी का डिस्प्यूट चल रहा है, पक्की पैमाइश करा रहा है। पर भाई पक्की पैमाइश में तुम करा क्या रहे हो, निकल का रहा है, ये आउटर डांड, ये आउटर मेड। फिर तुम कहोगे कानून को साहब यार मैं तो आपको लेके आया था, आप मेरी ज़मीन दिलाओगे। क्यों दिलवाएंगे कानून को साहब? पहले पढ़े हो धारा 24 क्या है? पक्की नाप कराए हो ना, तो पक्की नाप खेत का कराए हो, खेत क्या अलग है? नहीं, वो खेत की बाहर बाउंड्री को नापेंगे। तो काश्तकार 90% काश्तकार यही गलती कर रहे हैं, यही गलती अब आपको नहीं करनी है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर फिर इसका मतलब हमको, मैंने बैनामा करा लिया, मुझे खेती नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रोविज़न है, पर काश्तकार ये पहली गलती कर रहे हैं। ये हो गई आपकी गलती नंबर 1। अब मैं बता रहा हूँ गलती नंबर 2 कहाँ हो रही है। गलती नंबर 2 हो रही है मिन जुमला नंबर्स में। बता रहा हूँ मिन जुमला नंबर्स क्या होते हैं। मिन जुमला नंबर, मिन जुमला नंबर, मिन जुमला नंबर क्या होता है? सबसे पहले आप खतौनी निकालो। अगर आपकी खतौनी मान लीजिए 127 नंबर है और उसके आगे मी लिख कर आ गया, तो भैया आप धारा 24 के लिए मत जाओ, क्योंकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाला है। धारा 24 में अगर कोई भी मिन जुमला नंबर का आप सीमांकन कराने जा रहे हो, आपकी पत्रावली मान के चलिए, आपकी पैमाइश होगी नहीं होगी कुछ भी होगा, ये पत्रावली निरस्त होगी। मिन जुमला नंबर होता क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे कभी कोई गाटा थी 187 नंबर सरकार के पास थी, ये ऊसर के खाते में थी, नवीन पड़ती थी, पुरानी पड़ती थी, सरकार की ज़मीन थी। सरकार ने इसको कुछ लोगों को पट्टा दे दिया। क्या दिया? पट्टा दिया। पर इसका रकबा था मान लीजिए 1.0030। सरकार ने 0.253 हेक्टेयर पट्टा दे दिया। तो इस रकबे में से 0.253 हेक्टेयर जिस आदमी को पट्टा दिया गया वह निकाल दिया गया, और जो रकबा बच गया वो अलग हो गया। तो ये एक्चुअली ये ज़मीन क्या हो गई, ये मिन जुमला खाते में चली गई। ऐसी ज़मीन मिन जुमला खाते में। अब क्या होता है, कभी इन में चलती रहती है और इसमें कोई व्यक्ति बैनामा करा लेता है, मतलब ज़मीन को लिखा लेता है, उससे क्रय कर लेता है। क्रय करने के पश्चात वो सोचता है मैं इसी पूरे नंबर पे जाकर सीमांकन कराऊंगा। नहीं करा पाओगे आप। धारा 24 में आपको जाना ही नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों के लिए 2 अलग अलग तरीके बनाए गए हैं। तरीका नंबर 1, धारा 24 में ना इसकी होगी ना उसकी होगी, जो मैंने पहला केस बताया। इस केस में आपको कहाँ जाना है, पहले बात आप देख लीजिए उसको पट्टा मिला था तो उसको चौहद्दी कौन सी दी गई थी, उस चौहद्दी की आप नकल निकालिए, फिर आप पक्की पैमाइश के लिए आवेदन कराएं, आपका सीमांकन बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन पहला केस डिफरेंट है, पहला केस जो है वो डिफरेंट है। मैं बता रहा हूँ उसके लिए तरीका क्या है, फिर क्या सही तरीका है। ये तो हो गए प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशंस क्या हैं इसके। पहले का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता धारा 30(2) श्रीमान जिलाधिकारी न्यायालय यानी डीएम सर के न्यायालय में आप अपील करेंगे, वहाँ से उस खेत को आप अलग कराएंगे, या तो फिर आप उसकी चौहद्दी की जो नकल होगी पट्टे की जिसमें चौहद्दी बनी हो उसकी नकल लेकर आप आवेदन कर सकते हैं, फिर आपका समाधान किया जा सकता है। आपको क्या करना है, मिन जुमला नंबर में धारा 30(2) के तहत जाना है। लेकिन अगर ज़मीन एक में ही है और कई लोगों के नाम है, अब क्या करना है, इसके लिए आपको धारा 24 के पहले धारा 116 में जाना है। ये भी एसडीएम सर के कोड में होती है, इसकी कई प्रक्रियाएं हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, पर आप जान लीजिए धारा 116 होती क्या है। मैं कॉमन आपको समझा देता हूँ। धारा 116 रियल में जानते हो क्या होती है, अब राम हो चाहे मनोहर हो चाहे श्याम हो चाहे जो मन तोन हो, ठीक है, ये सीधे जाएगा एक आदमी इसमें से निकल कर, कोई भी वो पहुंच जाएगा एसडीएम सर के कोर्ट में और सीधे जाकर बोलेगा सर मुझे अपना बंटवारा कराना है, फिर वो एसडीएम सर के कोर्ट में नक्शा क्षेत्र आवेदन कर देगा। धारा 116 में क्या होगा, जो भी उसकी नियम होती है उस नियम के तहत इसके खेत का बंटवारा हो जाएगा। मतलब अभी तक ये जो पूरी ज़मीन एक थी, अब यह ज़मीन 6 टुकड़ों में बट जाएगी, जैसे भी हों, 7 किसान होंगे, 8 किसान, 10 किसान, 12 किसान, सबके अपने अकॉर्डिंग हिस्सा के अनुसार ये पूरा रकबा कट जाएगा, अलग अलग भागों में बटेगा।
इसके 6 टुकड़े होंगे। अगर सड़क पे है तो लगभग इक्विवेलेंट मोस्टली सड़क पे सबको मिलता है। 1/6 के हिस्से के अनुसार सबकी ज़मीन अलग कर दीजिएगी। अब आपने जब धारा 116 करा लिया, आपने इस पूरे खेत में से अपनी ज़मीन को अलग करा लिया, मतलब ये आपकी जो सी वाली ज़मीन थी, ये आपने इसको क्या किया, इसमें से अलग करवा लिया। अब आप जाइए धारा 24 के लिए, पक्की नाप के लिए, ये है सही तरीका। अब आप धारा 24 में जाइए, आराम से कानून को महोदय आएंगे, आपके धारा 116 की फाइल की नकल लेके आएंगे, पहले नापेंगे इसको, नापने के बाद पहले इसकी कराएंगे मेड़बंदी, सबको नोटिस है। जब इसकी मेड़बंदी हो जाएगी, फिक्स हो जाएगा ये सारा, सभी पक्षों को सुनने के पश्चात जब एसडीएम कोर्ट मेड़बंदी करा देगी, यानी यहाँ पे आप पिलर उलर जो भी गाड़ना चाहें गाड़ लेंगे, फिर उसके अंदर में कानून को महोदय धारा 24 और धारा 116 दोनों को मिलाकर आपको यहाँ पर कब्जा दिला देंगे। कोई भी काश्तकार इससे एक्सक्यूज़ नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको क्या कराना चाहिए, धारा 116 करानी चाहिए, फिर आपको धारा 124 के लिए जाना चाहिए। आप कहेंगे अरे एसडीएम सर यहाँ से, अरे सर कानून को सर आए थे, लेखपाल महोदय आए, नापे नहीं कुछ मेरा, ये नहीं किए, वो नहीं किए, चले गए, वो करप्टेड है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। भैया आप पहले अपनी जानकारी सही करो, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो क्या रिपोर्ट भेजेंगे, वो तो यही भेजेंगे ना, मैंने आउटर सीमांकन कर दिया, महोदय ये अंदर का चाह रहे हैं, तो अंदर का सीमांकन धारा 116 के तहत है। आपकी पत्रावली निरस्त हो जाएगी, आपको अपनी ज़मीन नहीं मिल पाएगी, या मिलेगी भी तो आउटर बाउंड्री मिलेगी। तो 90% जो काश्तकार हैं वो यही गलती कर रहे हैं, बिना धारा 116 का प्रयोग किए धारा 24 में आवेदन कर रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आप जान लीजिए, कोई भी कानून का महोदय, आपको लेखपाल महोदय अगर ये कह रहे हैं कि मैं धारा 24 के तहत आऊँगा, बीच में तुम्हारा काट के निकाल दूंगा, कभी भी किसी की बात मत सुनिएगा। मैं खुद एक लेखपाल हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अब सीधे सीधे नियम के तहत चलिएगा, क्योंकि अगर ये 5 काश्तकार अगर खड़े हो गए और आपको बोल दिए कि सर मैं इसको अलग नहीं करने दूंगा, तो कोई भी कानून को महोदय हैं या लेखपाल महोदय हैं, वो आपको बांट कर नहीं दे पाएंगे। सीधा स्पष्ट बता रहा हूँ, कोई भी आपको नहीं निकाल के दे पाएगा धारा 24 पक्की पैमाइश में। तो इसके लिए पहले धारा 116 करा लीजिए, क्योंकि नियमों की जानकारी नहीं होती, फिर गलत कह देना किसी को, कानून को महोदय को या लेखपाल को, ये गलती आपकी है। पहले जानकारी रखिए, धारा 116 कराइए, फिर धारा 24 कराइए। तो मैं आशा करता हूँ आज की मेरी जो ये वीडियो है आपको समझ में भी आई होगी और एक नॉलेज देने का प्रयास किया गया है। धारा 24 की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। बेटर होता है कि आप एक वकील पकड़ लें, वकील साहब के माध्यम से धारा 24 के लिए आवेदन कर दें। आजकल तो ऑनलाइन होता है, 1000 रुपये इसकी ट्रेजरी में फ़ीस होती है, 1000 रुपये का ट्रेजरी का चालान होता है। उस ट्रेजरी चालान को उसके साथ जमा करना पड़ता है, दस्तावेजों के साथ में, फिर आपका सीमांकन हो जाएगा। लेकिन पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपको बाहर का नपवाना है कि अंदर का लेना है। अगर अंदर का लेना है, धारा 116 के बाद धारा 24 के लिए जाना है। अगर आशा करता हूँ मेरे आज के द्वारा दी गई जानकारी आपको ठीक लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। मैं मोस्टली नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूँगा कि जो भी धाराएँ रिलेटेड है या राजस्व से रिलेटेड मैटर है ज़मीन के, उनके बारे में आपको अवेयर कर सकूँ, जानकारी दे सकूँ। धन्यवाद।